नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फूले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित बीएड महाविद्यालयों में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो बच्चों, बीएड सेकंड ईयर में असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में हम आज सेकेंड यूनिट में असेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग टॉपिक पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जिसमें विभिन्न टॉपिक आप विस्तृत रूप से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें 100 आकलन हो गया, उसके बाद सहपाठी आकलन हो गया, आकलन ही अधिगम है, सीखने के लिए आकलन और अन्य टॉपिक भी हम इस पर आज विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, आकलन का हम विस्तृत अध्ययन पिछली यूनिट में कर चुके हैं। अब हम इसमें विभिन्न टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मुख्य रूप से आकलन जो होता है बच्चों, यानी कि किसी भी बच्चे की शिक्षण से संबंधित या उसने जो भी कार्य किया है उसका मूल्यांकन करना ही आकलन कहलाता है। इसका हमने विस्तृत अध्ययन पिछले वीडियो में बच्चों किया है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है, और यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में उसकी मदद करना है। तो बच्चों, दो चीज़ समझ में आ गई इसमें। एक तो बच्चे की दक्षता बढ़ाने में सहायता करना, यानी कि उसकी एबिलिटी को बढ़ाने में हम उसका सहयोग करेंगे, और उस सीखने के दौरान उसको कौन कौन सी समस्याएं आ रही है, परेशानियां आ रही है, दिक्कतें आ रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो बच्चों, आकलन के क्यों, क्या और कैसे को समझने के लिए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए बच्चों, आकलन के मापदंड क्या हैं, इससे कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। यह उपखंड निम्न मापदंडों पर विस्तार से बात करता है। सीखने के प्रतिफल, आकलन की मुख्य विशेषताएं और विवरण सहित इसका मुख्य उद्देश्य कि कक्षा और विद्यालय आधारित आकलन रणनीतियों का उपयोग करके बच्चों के सीखने और विकास का निरीक्षण कैसे कर सकते हैं बच्चों। तो ये चीज़ हम इसमें देखेंगे। अब हम आकलन के उद्देश्य पर एक नज़र डालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आता है सीखने के लिए आकलन। आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है और शिक्षण अधिगम के दौरान लगातार होता है। देखिए बच्चों, क्या चीज़ समझ में आ रही है कि आकलन जो होता है वो शिक्षण और अधिगम का अभिन्न अंग है। अधिगम यानी कि सीखना। तो सीखने में जो हम जो क्रियाकलाप करते हैं और शिक्षण अधिगम के दौरान जो लगातार जो क्रियाएं होती हैं उसका असेसमेंट करना, उसका मूल्यांकन करना, समग्र और पूर्वाग्रहों या विकृति से मुक्त होने के लिए इसे कई सबूतों पर आधारित होने की आवश्यकता होती है, जिसे सीखने के विभिन्न पहलुओं पर बच्चों को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों गतिविधियों में भाग लेने के लिए अलग अलग स्रोतों से जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता होती है।
यानी ज्ञान, निष्पादन, कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण और अभिप्रेरणा, ये सब चीज़ें बच्चों मुख्य रूप से होती हैं। यह शिक्षकों को न केवल प्रत्येक बच्चे के सीखने में आ रही परेशानियों को समझने में मदद करता है, बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और सीखने की शैली के अनुसार उनके शिक्षण अधिगम को विचार, समीक्षा और संशोधित करने में भी बच्चों मदद करता है। इसमें विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की योजना, हस्तांतरण और आकलन में भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों द्वारा प्रतिक्रिया देना और प्राप्त करना दोनों सम्मिलित होता है। तो बच्चों देखो, काफ़ी चीज़ें हमने इसमें देखी कि सीखने के लिए जो आकलन होता है बच्चों, उसमें बच्चा किस तरह से सीखेगा, सीखने में उसको क्या समस्या आई तो उसका निदान क्या होगा, और निदान के लिए जो परेशानियाँ आ रही हैं उसमें हम उसकी किस किस रूप में मदद कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों हम आकलन के अंदर देखेंगे। तो बच्चों पहले हमने इससे पहले जो चीज़ हमने देखी बच्चों कि उसमें मुख्य रूप से आकलन क्या, क्यों और कैसे, ये चीज़ें हमने देखी थी। तो इसमें आकलन के मापदंड क्या हैं, इससे कौन सा उद्देश्य पूरा होता है, तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। अब हमने इसमें देखा सीखने के लिए आकलन। अब हम मुख्य रूप से सीखने के आकलन का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आगे देखते हैं बच्चों, आकलन ही अधिगम है। जैसा कि पहले की वीडियो में भी आपने अगर देखी हो वीडियो, तो बच्चों वीडियो रेगुलर देखें और उसके नोट्स बनाएं और निरंतर अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। तो हम देखते हैं बच्चों कि आकलन ही अधिगम है। वही बात यहाँ पे आ रही है कि मूल्यांकन ही क्या है, सीखना है बच्चों। देखिए जैसा कि आपको इसमें वीडियो में दिख रहा है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अपने स्वयं के कार्यों का गंभीर रूप से आकलन, विचार और विश्लेषण करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर और स्थान प्रदान करना है। बहुत अच्छी बात देखो बच्चों इसमें कही गई है कि अवसर प्रदान करना। सीखने का हम अवसर प्रदान करेंगे तब जाकर उसमें बच्चा कुछ सीखेगा। इसके साथ ही उनकी दक्षता और सीखने में आ रही परेशानी की पहचान करना आवश्यक है। यानी कि सीखने में वो दक्ष बन रहा है, सीखने में दक्षता में उसको क्या क्या समस्या आ रही है उसकी हमको पहचान करनी पड़ेगी। उन्हें स्वयं का आकलन करने और साथियों और समूह के काम पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीखने के रूप में आकलन बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आजीवन सीखने की क्षमताओं को विकसित करने में बच्चों मदद करता है। यह शिक्षण अधिगम के दौरान भी होता है। तो कॉन्फिडेंस बच्चों कब बढ़ेगा किसी भी लर्नर का, जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा, उसका आकलन किया जाएगा, उसके लिए उसको फीडबैक अगर हम देंगे कि आपने ये गलतियां की है, तो बच्चे में वापस सीखने के बाद जो उसमें जो कॉन्फिडेंस आएगा वह किसका परिणाम है, आकलन का ही परिणाम है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि सीखने का आकलन, इसमें हम देखते हैं कि इसका उपयोग चिन्हित पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों के आधार पर मानदंड यानी कि प्रक्रिया कौशल, सीखने के संकेतक,
और सीखने के प्रतिफल। तो बच्चों कौशल यानी कि स्किल, उसकी क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद में सीखने के बाद उसका प्रतिफल क्या होगा, इसके अनुसार विद्यार्थियों के सीखने को मानक करने के लिए किया जाता है, यानी कि उसकी गुणवत्ता की पहचान की जाती है। विद्यार्थी के सीखने के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम के सभी पहलुओं पर विभिन्न विषयों में प्रदर्शन सहित कौशल, रुचियाँ, दृष्टिकोण और समग्र तरीके से प्रेरणा, पाठ्यचर्या और पाठ्य सहगामी क्षेत्रों में अलगाव किए बिना आकलन किया जाता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग तरीके से 2-3 बातें आई है कि पाठ्यचर्या और पाठ्य सहगामी क्रिया। पाठ्य सहगामी को करिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों, उसमें उसको भी हम इसमें साथ में लेते हैं। शिक्षक व्यक्तिगत, सामूहिक और स्व या सहकर्मी आकलन की जानकारी का उपयोग करके एकत्रित किए गए प्रमाणों के आधार पर सीखने की प्रक्रियाओं पर विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट भी बनाते हैं। इसकी रिपोर्ट बनेगी कि उसने क्या क्या चीज़ें अच्छी की है और क्या क्या उसने सीखने में न्यूनता उसने रखी है। तो यह चीज़ कब पता चलेगी बच्चों? आकलन के द्वारा पता चलेगी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक विवरणिका को बनाए रखा जा सकता है जिसका उपयोग उसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में बच्चे की प्रगति को संकलित करने के लिए किया जाता है। और शिक्षक प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रगति की निगरानी करने के लिए उसकी डायरी, कार्यपंजिका, बच्चे की पुस्तिकाओं पर लिखी गई टिप्पणियाँ, कार्यपत्रक, परियोजनाओं आदि को दर्ज भी कर सकते हैं। बच्चों को उनके सीखने और प्रगति में सुधार करने में मदद करने के लिए इसका सार्थक उपयोग करने की आवश्यकता है। तो बच्चों हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी कि जो बच्चे में प्रगति हुई है, उसने सीखा है, उसमें जो चीज़ें उसने की है, यानी कि उसको हम क्या करेंगे, उसकी डायरी, उसकी कार्यपंजिका, बच्चे की पुस्तिकाएं, उन सबको हम उसमें दर्ज करेंगे और सीखने के आकलन की पहचान करेंगे। अब हम बच्चे देखते हैं कि विद्यालय आधारित आकलन क्या है। देखिए इसमें मुख्य रूप से इस मॉड्यूल में विद्यालय आधारित आकलन से संबंधित विभिन्न पहलू शामिल हैं जिन पर विद्यालय स्तर पर सही हितधारकों विशेषकर शिक्षकों द्वारा विचार किया जाना महत्वपूर्ण है। यह मॉड्यूल परीक्षा के रूप में आकलन की पृष्ठभूमि और देश में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसी पैटर्न है बच्चों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और विद्यालय आधारित आकलन एसबीए को उजागर करता है। यानी कि बच्चों विद्यालय आधारित जो आकलन है वो सीसीए पैटर्न CCE सतत शिक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों, यानी कि बच्चों का निरंतर मूल्यांकन, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बच्चा पढ़ता है और वह उसको किस तरह से अपने जीवन में उतार रहा है, उसका आकलन करना सीसी पैटर्न है बच्चों। यह इस बात का सुझाव देता है कि बच्चों में परीक्षण और परीक्षा की बाहरी, एकीकृत और कठोर प्रक्रियाओं से संबंधित भय के तत्व को कम करने के लिए विद्यालय आधारित आकलन में पाठ्यचर्या और परीक्षा में सुधार कैसे लाया जाए बच्चों। यानी एक सबसे बड़ी बात इसमें क्या है बच्चों, भय के तत्व को कम करने के लिए, यानी कि बिना डर के शिक्षा, बच्चे में किसी प्रकार का डर नहीं हो, एक इन्वायरमेंट कैसा हो, बिल्कुल खुला हुआ अच्छा इन्वायरमेंट,
जिसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं हो, यह क्या है बच्चों? भयमुक्त शिक्षा। तो बच्चों हम इसमें ये देख रहे हैं कि इस प्रकार का अगर वातावरण होगा तो बच्चा अच्छा सीखेगा। और विद्यालय आधारित आकलन में पाठ्यचर्या और परीक्षा में सुधार कैसे लाया जाए, मानदंड और आकलन के लिए के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मॉड्यूल उन रणनीतियों का विवरण देता है जिनका उपयोग विद्यालय आधारित आकलन के लिए बच्चों किया जा सकता है। यह मॉड्यूल विभिन्न हितधारकों को, विशेष रूप से शिक्षकों को पढ़ाने और विद्यालय आधारित आकलन में शिक्षण और आकलन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने में मदद करता है। तो बच्चों इसमें हमने ये देखा कि ये जो मॉड्यूल है विद्यालय आधारित आकलन है, CCE पैटर्न जो है बच्चों, उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाने में, विशेष रूप से शिक्षकों को और पढ़ाने और विद्यालय आधारित आकलन में शिक्षण और आकलन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण बच्चों, यानी कि छोटे बच्चों का हित कैसे हो, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनकी शिक्षा कैसे हो, खेल खेल में शिक्षा, ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो बच्चों विद्यालय आधारित आकलन SBA, विद्यालय आधारित आकलन को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो बच्चों देखिए कि आकलन जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में समग्र रूप से सीखने के, यानी कि संपूर्ण दृष्टि से हम जो लर्निंग करते हैं, जो सीखते हैं, उसके प्रतिफल के संदर्भ में जो दक्षताएं हैं उनको प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करता है। कौन कर रहा है बच्चों? आकलन, यानी कि मूल्यांकन। इसमें हम आगे देखते हैं कि अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन। और नेक्स्ट है बच्चों विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन, यानी कि विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा जो आकलन किया जाता है, विद्यार्थियों का आकलन जो किया जाता है, वह मुख्य रूप से इसमें ये आता है, इसमें दर्शाया। तो बच्चों हमने देखा इसमें कि विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन, यानी कि जो शिक्षकों द्वारा जो विद्यार्थियों का आकलन किया जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उससे बच्चा अपने अंदर आई हुई कमजोरियों को देखता है और उन कमजोरियों को दूर करने का प्रयास करता है। तो बच्चों इसके द्वारा उसके अंदर कमजोरियां दूर होती है और वो अधिक सीखता है। तो अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं बच्चों, इसमें स्व आकलन, यानी कि खुद का आकलन। स्व आकलन बच्चों देखें आप, स्व आकलन यानी कि शिक्षार्थियों की उनकी उपलब्धियों और सीखने के प्रतिफल के बारे में निर्णय लेने में खुद की भागीदारी को स्व आकलन कहा जाता है। यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह अपने खुद की उपलब्धियों और जो सीखने के द्वारा जो उसने जो चीज़ें नई सीखी हैं, उसके अंदर जो निर्णय लेने हैं सीखने के बाद, उसमें खुद की भागीदारी, यानी कि वो पार्टिसिपेट करेगा, तो उसने क्या क्या सीखा वह उसको नज़र आएगा और क्या क्या कमियां रही वह भी वो उसको स्वयं सीखेगा, स्वयं देखेगा, उसको दूर करने का प्रयास बच्चों करेगा।
तो सीखने के रूप में आकलन बच्चों की अपनी सीखने की समझ के बारे में है और आकलन के सभी उद्देश्यों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों। यानी कि वो किस तरह से समझेगा, सीखने की समझ को आगे बढ़ाएगा। शुरुआती कक्षा में वह इस पहलू पर जोर देना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और जो स्मरण विचार के माध्यम से और स्वयं और साथियों द्वारा किसी के काम की आलोचना करने से बच्चों को इस क्षेत्र में आगे सुधार करने और उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार करने में बहुत ही बच्चों मदद मिलती है। यानी कि वो उसके अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को अगर हम उसको स्वयं देखेंगे तो हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको हम दूर कर पाएंगे। इसके लिए अगर हमारे किसी कार्य को करने के बाद करते समय या करने के बाद कोई हमारी उस कार्य की आलोचना करता है तो हम उसको पॉजिटिव वे में लें और स्वयं अपना असेसमेंट करें, आकलन करें, तो उसमें हमको मदद मिलती है। बच्चों को अपने काम या अपने साथियों के आकलन के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। निम्नलिखित प्रश्न, इसमें हम कुछ प्रश्न दे रखे हैं बच्चों कि हम स्व आकलन कैसे करें। जैसे पहला है, देखिए बच्चों, मेरे दोस्त ने किसी गतिविधि या यात्रा या किसी अन्य कार्य के लिए कितनी अच्छी तरह से योजना बनाई। देखिए, यानी कि कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए उसने किस तरह से योजना बनाई है, उस योजना के लिए उसने क्या क्या तैयारी की, उसमें क्या क्या कमियां रही। तो ये क्वेश्चन एक हम अपने आप से कर सकते हैं। मैंने योजना का कितना अच्छे से पालन किया, अगली बार इसे अलग तरह से कैसे किया जा सकता है, मुझे क्या क्या समस्याएं आई, मुश्किलें आई, मैं कैसे काम में सुधार कर सकता हूँ और मुझे खुद को क्या श्रेणी देनी चाहिए। तो यह बच्चों क्या होगा, स्वयं का असेसमेंट होगा, यानी कि स्वयं का आकलन होगा। तो बच्चों, इस तरह की गतिविधि हम करेंगे तो हर क्षेत्र में हम अपने आप को निपुण बना सकते हैं और अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, साथी समूह द्वारा आकलन, यानी जो हमारा साथियों का समूह है वह किस तरह से मूल्यांकन करेगा, आकलन करेगा और हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करेगा। साथी समूह द्वारा आकलन के लिए विद्यार्थी को किसी उत्पाद या घटना के लिए उत्कृष्टता के मानदंडों के आधार पर अपने साथियों से प्रतिक्रिया या श्रेणी, ये दोनों प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिसके निर्धारण में विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। यानी कि हमारा जो समूह है वह समूह क्या करेगा, यानी कि हमने जो कार्य किया है, जो सीखा है, उसमें वो समूह प्रतिक्रिया देगा, उसमें श्रेणी देगा, कैटेगरी निश्चित करेगा और उससे हम अपने खुद का आकलन करेंगे। यानी कि शिक्षार्थियों को स्वयं के काम या साथियों के आकलन के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरा हो गया, स्वयं आकलन को उनकी उपलब्धियों और उनके सीखने के प्रतिफलों के बारे में निर्णय लेने के लिए शिक्षार्थियों की भागीदारी के रूप में परिभाषित किया गया है। स्वयं आकलन विद्यार्थी के सीखने में मदद करता है और सबसे महत्वपूर्ण कौशल यह हैं जो विद्यार्थियों को भविष्य के व्यावसायिक विकास और जीवन भर सीखने के लिए आवश्यक है। यह सीखने वालों को अपनी प्रगति और कौशल विकास का आकलन करने
उनकी समझ और क्षमताओं में अंतराल की पहचान करने और उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए सशक्त करता है। देखिए बच्चों, साथी समूह आकलन जो ग्रुप हमारा है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, तो वो हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे द्वारा सीखी गई विभिन्न तरह की गतिविधियाँ, उनको फ्री हैंड देना पड़ेगा बच्चों कि, और वो पूरा मूल्यांकन करके हमको ये बताएगा कि भैया आपके अंदर ये कमजोरियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, आपको इस जगह सुधार करना है। और हमको उनकी बातों को पॉजिटिव वे में लेकर हमको बच्चों क्या करना है, स्वयं का मूल्यांकन करना है। तो बच्चों ये हमने देखा कि साथी समूह आकलन। अब हम देखते हैं बच्चों वैयक्तिक अधिगम का आकलन, यानी कि इसमें कई गतिविधियों को हम देख सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम परीक्षा दो रूप में हो सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है बच्चों, या तो रिटन एग्ज़ाम हो या फिर ओरल एग्ज़ाम हो। तो उससे भी आकलन मूल्यांकन किया जाता है, जैसा कि आप एग्ज़ाम देते हैं आपको पता ही है बच्चों। उसके बाद में रचनात्मक लेखन द्वारा, यानी कि निबंध, कहानी, कविता, ये सब गतिविधियां हम कराएं, जिससे हमको ये पता चले कि बच्चे में किन किन क्षमताओं का विकास हुआ है और किन किन क्षमताओं के विकास में उसको और विकास की आवश्यकता है। तो इसके लिए क्या होगा कि उसको निबंध लिखाएं, कहानियाँ लिखाएं, कविता लिखाएं। उसके बाद में चित्र पढ़ना, प्रयोग, व्यक्तिगत परियोजनाएं, चित्रकारी, शिल्प कार्य आदि को व्यक्तिगत आकलन की आवश्यकता होती है बच्चों। यानी कि चित्र को पढ़ना, चित्र बच्चों को बता दिया, उसको पढ़ के बच्चा बताए कि ये चित्र क्या कहना चाह रहा है। कोई प्रैक्टिकल प्रयोग करे जिससे उसको पता चले। उसके बाद व्यक्तिगत प्रयोजनाएं उसको दी जाएं, किसी विभिन्न तरह की उसको योजनाएं बताई जाएं। उसको चित्रकारी, यानी कि उसको एक ऐसा सीन दिया जाए बच्चों को जिससे वो उस पर विचार करे, उस पर सोचे, उस पर मनन करे और फिर उस पर डायग्राम बनाए। तो विचार करने के बाद जो डायग्राम, उसको एक हम ऐसा विचार देंगे जिससे उसका दृष्टिकोण चित्रकारी की तरफ बढ़ेगा और उसको दृष्टिगत रखते हुए वह चित्र बनाएगा। उससे ये पता चलेगा उसकी सोचने की क्षमता कैसी है। शिल्प कार्य, विभिन्न तरह के निर्माण, जैसे उसमें शिल्प कार्य में दक्षता किस तरह की है, नई सोच उसमें किस तरह की, उससे पहचान पता चलेगा। तो ये सब बच्चों में व्यक्तिगत आकलन करने में इन सब के द्वारा हम उसकी पहचान करते हैं। इसके बाद में पाठ्य पुस्तकों में भी ऐसे कई अवसर शामिल किए जाते हैं। फिर भी एक पारंपरिक कक्षा, विद्यालय, केंद्र द्वारा लिखित परीक्षा यानी कि प्रश्न उत्तर की परीक्षा जो ली जाती है, जिसमें कई तरह के प्रश्न होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, उसके बाद में बहुवैकल्पिक होते हैं, उसके बाद लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, इस तरह का एग्ज़ाम के द्वारा हम आकलन करते हैं बच्चे का। शिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए सबसे आम पसंद बनी हुई हैं। एग्ज़ाम तो बच्चों आप जानते ही हैं, इसके द्वारा वास्तविक आकलन हम बच्चे का करते हैं। उसके बाद में आकलन के इस माध्यम से जुड़ी सीमाओं के बावजूद हम अक्सर विभिन्न हितधारकों, विशेषकर शिक्षकों से इसके अत्यधिक उपयोग पर रोक टोक को लेकर एक प्रतिरोध पाते हैं।
पिछले कई दशकों में यह एक प्रथा के रूप में भी सुविधाजनक और पारंपरिक दृष्टिकोण के साथ आकलन और रिपोर्टिंग में सबसे अनुकूल विकल्प बना हुआ है। तो मुख्य जो आकलन का साधन हम मानते हैं वो है एग्ज़ाम, परीक्षा। यह बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर निखारने और उसकी एबिलिटी को बताने का सबसे सशक्त माध्यम बच्चों है। वो क्या है? एग्ज़ाम, परीक्षा के द्वारा। यह माना जा सकता है कि लिखित परीक्षा बहुउपयोगी आकलन का उपकरण है बच्चों, टूल है। यानी कि जो लिखित जो रिटन एग्ज़ाम है बच्चों, वह क्या है? वो किसी भी स्तर के बच्चे में निखरी हुई प्रतिभा को हम रिटन एग्ज़ाम के द्वारा हम उसकी पहचान कर सकते हैं। शिक्षकों या किसी भी अन्य हितधारकों द्वारा विद्यार्थियों के सीखने की सार्थक जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा को तर्कसंगत, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। देखिए बच्चों, बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो सीखने की सार्थक जानकारी प्राप्त करनी है वो कहाँ से मिलेगी? रिटन एग्ज़ाम के द्वारा ही मिलेगी, जिसमें तर्कसंगत, विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए अलग अलग तरीके के रिटन एग्ज़ाम ले जाएंगे। यानी कि बच्चा फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, फिफ्थ में है, या 10th में है, या 12th में, या वो कॉलेज शिक्षा में है, तो उसके स्तर के अनुसार उसके प्रश्नों का बंटवारा हमको करना पड़ेगा, उसके प्रश्नों के स्तर का चुनाव हमको करना पड़ेगा, और फिर उसका हम आकलन कर सकते हैं और एक उचित परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि व्यक्तिक अधिगम आकलन। अब हम आगे देख रहे हैं कि विभिन्न विषयों के लिए किस तरह से हम आकलन का निर्धारण कर सकते हैं। एक सारणी बच्चों मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि जैसे साइंस है, विज्ञान विषय में हम क्या क्या बच्चे से करा सकते हैं जिससे उसका आकलन अच्छा हो, असेसमेंट अच्छा हो। तो विज्ञान में बच्चों, हम बच्चों से चार्ट बनवाएं, ग्राफ बनाएं, परियोजनाएं, उसको योजनाएं बताएं, एग्जाम्पल और पोस्टर निर्माण, ये सब हम उनसे कराएं। और फिर हम देखें कि वास्तव में बच्चा किस स्तर पर क्या कार्य कर रहा है, उसमें पॉजिटिव चीज़ें ढूंढें और उसमें सीखने की और क्या गुंजाइश है उसको हम देखें। उसके बाद प्रयोगशाला विवरण, शोध विवरण, टेस्ट और विद्यार्थी विचार। तो विद्यार्थी विचार या तो साप्ताहिक हो, या मासिक हो, या द्विमासिक हो। तो हम ये देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में किस तरह से इन टेस्ट के द्वारा आकलन किया जाएगा और उसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या आएगा, सकारात्मक जो परिणाम है वह किस तरह से बच्चों में हम ला सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बच्चों मैथ्स में, गणित में हम आकलन की किस तरह से आकलन बच्चों का कर सकते हैं, उसके क्या क्या प्रयोग हम कर सकते हैं, उसको समस्याएं क्या क्या हम दे सकते हैं जिसका वो हल ढूंढ सके। तो उसमें समस्याओं को हल करने के नमूने, यानी विभिन्न तरह के डायग्राम, उसको एंगल दे सकते हैं कि उसके बाद समस्याओं को हल करने के तरीके के लिखित स्पष्टीकरण, यानी कि समस्या जो दी है हमने
उसको वो लिखित रूप से स्पष्ट करे। उसके बाद चार्ट के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, फिर हम कंप्यूटर विश्लेषण आयोजित कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी विचार। विद्यार्थी विचार में बच्चों वही या तो साप्ताहिक हो या मासिक हो या द्विमासिक हो। तो मैथ्स में भी इस तरह से हम आकलन बच्चों का कर सकते हैं। फिर बच्चों देखें इंग्लिश में या भाषा कला में, लैंग्वेज के जो सब्जेक्ट हैं बच्चों, उसका हम आकलन कैसे करें। तो उसमें पठन यानी कि पठन देने की, पठन में बच्चों देखिए कि हम बच्चों को किस तरह से उसका पढ़ने का तरीका है, वह आरोह अवरोह का ध्यान रखता है या नहीं रखता है, वह छंद अलंकार की इसको जानकारी है या नहीं है, उसमें गति यति लय उतार चढ़ाव विभिन्न रस की जानकारी उसको है या नहीं है। तो उसकी जानकारी हम इससे प्राप्त करेंगे। उसमें आकलन, इस प्रकार आकलन उसमें हम करेंगे। उसके बाद में कविता द्वारा, निबंध द्वारा, पत्र द्वारा, पत्र लेखन, शब्दावली, उपलब्धियां लिखने के विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न तरीके हैं उनके द्वारा, जिसमें कविता लिखाएं, निबंध लिखाएं, पत्र लिखाएं, पत्र लेखन हो जाए तो उससे उसका आकलन हम कर सकते हैं। टेस्ट के द्वारा हम करेंगे। उसके बाद में उसको समरी यानी कि किसी भी टॉपिक की समरी कराएं, पुस्तक समीक्षा करा सकते हैं, उसका सारांश, उसका विवरण उसको हम देने के लिए कह सकते हैं। नाटक, कहानियाँ, रचनात्मक अंत यानी कि नाटक के द्वारा हम उसकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचान सकते हैं, यानी कि ये बच्चा किस और रुझान कर रहा है, और अगर उसमें उधर रुझान नहीं है तो उसमें और हम क्या पॉजिटिव बात उसमें डाल सकते हैं, उसमें सिखा सकते हैं। तो वो नाटक के द्वारा, कहानियों के द्वारा। उसके बाद में हम विद्यार्थी विचार में बच्चों साप्ताहिक, मासिक और द्विमासिक, तो ये हम भाषा के सब्जेक्ट में बच्चों हम इस तरह की गतिविधियां कराएंगे जिससे उसका आकलन हम कर सकते हैं। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में भी हम विभिन्न तरह के कार्यपत्रक बच्चों, कार्यपत्रक यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्यपत्रक उसको देवें और उसका वो सॉल्यूशन करे, उसका हल करे। उसके बाद में उन कार्यपत्रों को में जो समस्याएं दी है उसका हल करे, उसका हम एनालिसिस करें और उसके बाद में उसका असेसमेंट हम कर सकते हैं। फिर है बच्चों निबंध द्वारा। उसके बाद में विभिन्न तरह की परियोजनाएं उनके द्वारा, मॉडल के द्वारा, नक्शे, विभिन्न मानचित्रों के द्वारा, स्व आकलन के द्वारा बच्चों देखिए, स्व आकलन यानी कि स्वयं का, जैसा अभी हमने पहले देखा, स्वयं का आकलन वह बनाए और खुद ही उसका असेसमेंट करे, आकलन करे और फिर उसमें कमियां और अच्छाइयां ढूंढे, चित्रों के माध्यम से, विभिन्न टिप्पणियों के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से, यानी कि जहाँ पर भी वह गया है, जहाँ पर भी उसने नई चीज़ सीखी है उसको एक्सप्लेन करे। उसके बाद में उपाख्यानात्मक अभिलेख, जैसा कि जानते हैं कि विभिन्न तरह के अभिलेख उसने जो देखे हैं, जो बनाए हैं, जो सीखे हैं, उसको वह बिना देखा देखी बनाए, उससे उसका असेसमेंट होगा,
आकलन होगा। तो बच्चों, विभिन्न विषयों के लिए जो हमने ये एग्जाम्पल दिए हैं, इसके द्वारा बच्चे का हम आकलन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की हमारी इस क्लास में हमने देखा कि आकलन जो है क्या है, आकलन के विभिन्न उद्देश्य क्या हैं, आकलन के बारे में विस्तृत अध्ययन हमने किया। इसको आप सुने, पढ़ें और नोट्स बनाएं। और जो सेकेंड यूनिट हमारी है, उसमें हम और भी विस्तृत चर्चा आगे की वीडियो में और करेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।